तो डर तो है। आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगा। मेरे ऊपर खुद 7 को एफआईआर है। आपके पास पेपर है क्या पहले वो तो हमको बताइए। हम भी आरटीआई लगा रहे हैं लगातार, लेकिन एक परियोजना का पेपर से आप 3 परियोजना चला रहे हैं। आपको सर्वे करना है, आपको मुआवजा इन लोगों के साथ बैठ के तय करना है कि घर का रेट क्या देना। कहाँ किया आपने? 8 से 9 गांव उजड़ेंगे, केरेडाड़ी में 7 उजड़ेंगे और 27 गांव उजड़ेंगे पकरी बरवाडी में। अभी तक आपने कितने लोगों को कॉलोनी में बसाया है? सिर्फ और सिर्फ 2200 लोगों को। विडंबना ऐसी है, सोच लीजिए, हमने अपना जमीन दे दिया, सब कुछ दे दे रहे हैं, घर दे दे रहे हैं, जमीन दे दे रहे हैं, पूरा सब दे दे रहे हैं। नौकरी नहीं है कि आप जो मुआवजा ले रहे हैं, आप जो पैसा ले रहे हैं वो सहमति से ले रहे हैं। आगे चल के आप दावा नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। तो ये तो आप हमें गुलामी बना रहे हैं ना। मतलब ना जमीन का रेट आपने बढ़ने दिया, ना घर का रेट बढ़ने दिया, सब कुछ पैक कर दिया आपने। मतलब एक बक्से में बंद कर दिया कि जब मर्जी हमको तब इसको खोलेंगे और हम खनन शुरू कर देंगे। वही हो रहा है। कोर्ट में भी अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा, कोर्ट का हसल ऐसा है कि आप अगर कोई चीज अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया या कहा कि आप अपना बात रखिए, तो ये बात रखने में बहुत टाइम लगा देते हैं। आप तो सब जगह पे पकरी बरवाडी का दिखाते हैं, तो क्यों पकरी बरवाडी का क्यों दिखाते हैं आप? चट्टी बरियातों में आपको सर्वे करना था कि यहाँ पे कितने घर हैं और कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, कितना सरकारी भवन है, कितना स्कूल है, कितना तालाब है। आप तो सब पकरी बरवाडी का दिखाते हैं। तो एनटीपीसी जिसे भारत सरकार में महारत्न की उपाधि दी गई है, उस कंपनी के खिलाफ लगातार बड़कागांव विधानसभा के क्षेत्र में लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? लोग क्यों सड़क पर उतर करके इस कंपनी के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक युवा है जिनका नाम अमित है, पेशे से पत्रकार हैं और लगातार ये भी इसी एनटीपीसी के खिलाफ में जो है वो आंदोलन करते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। अमित, सीधा सवाल है, क्यों लोगों को बार बार इस महारत्न एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जोहार। लगातार मतलब समझिए कि 2004 से जब हमारे दादा परदादा थे, उस समय से 2004 से लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। अब हम आते हैं बड़कागांव विधानसभा से, बड़कागांव प्रखंड से आते हैं और वहाँ मेरे गांव में भी एनटीपीसी, हमारा गांव भी आज नहीं तो कल उजड़ जाएगा। सवाल ये होता है कि जब कुछ बन रहा था, जब परियोजना कहीं खुलती है तो कुछ कागज तैयार किए जाते हैं कि कैसे मुआवजा दिया जाएगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा। तो उस समय तो लोग जमीन देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर कुछ तरह से मतलब बलपूर्वक या फिर गोली चली या फिर करके फिर खदान खुला। लेकिन खदान खुला तो जो पेपर वर्क होना चाहिए था वो पेपर वर्क तो होना ही चाहिए कि अगर आप मेरा जमीन ले रहे हैं तो कितने में लीजिएगा। ये तो सीबीए एक्ट भी कहता है, हम तो नहीं कह रहे हैं। सीबीए एक्ट में कानून है, धाराएं उसमें ऐसे हैं, ऐसे उसमें लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट तो नहीं कर देते, चलिए हम मान सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि एनटीपीसी और रैयत, सिंगल रैयत बैठ के नेगोशिएशन करेगा कि हम आपको जमीन कितने में देंगे, आप मेरा घर का रेट क्या लगाइएगा, आप हमें रेट का घर का मुआवजा क्या दीजिएगा। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वो आज तक एनटीपीसी के साथ हुआ ही नहीं है। अगर आप इसे आरटीआई के तहत भी मांगिएगा कि म्यूचुअल, जो लिखा हुआ है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट कहाँ हुआ है। अगर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर आप नहीं करते हैं और अगर हम डिनाई कर देते हैं कि रैयत कहता है कि हमको ये रेट पसंद नहीं है, तो आप ट्रिब्यूनल में पैसे डाल सकते हैं, ये प्रावधान है। वहां से फिर हम प्रोटेस्ट करते हुए भी हम पैसे उठा सकते हैं। लेकिन नहीं, कंपनी चाहती है, क्योंकि महारत्न है तो ये चाहती है कि हमारे ऊपर दाग ना हो। चांद में भी दाग है भैया, तो आपके ऊपर दाग क्यों ना लगेगा? आपने आज तक एक स्कूल नहीं खोला है। जब ये कंपनी गांव-गांव घूमकर प्रचार करती थी तभी कहती थी कि आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे। क्या हम, जिसमें मेरे दादा आंदोलन करते थे, मेरे 4 भाई हैं, किसको पढ़ाया है उसने? हम अपने पे जा रहे हैं, किसको पढ़ाया है? सब मेरे पिताजी ने प्लेट धोकर सबको पढ़ाया है। ऐसी स्थिति थी वहां पे, यहाँ पे। आज जिस समय लोग, जब ये गांव डेवलप होने का आया था, उस समय आप खनन कर रहे हैं। तो हमें तो चाहिए ना, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। आज बोरिंग का पानी पी के देखिए क्या हालात है। उसके ऊपर परत जमा हुआ है कोयले का, वो पानी अगर आदमी पिएगा तो क्या करेगा। लेकिन कागजों में अगर आप इसका देखिएगा तो कागजों में सब कुछ सही है, पानी भी दे रही है, स्कूल भी खोल के रखा है, हॉस्पिटल भी खोल के रखा है, तो सिर्फ कागजों में ही है।
और मुआवजा भी ये कागजों में दे रही है। एक प्रावधान है कि अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट में पैसा उठा लें, मतलब एक सहमति और एक असहमति, आप जाइए एनटीपीसी के पास और कहिए कि हम असहमति में पैसा उठाना चाहते हैं ताकि मेरे आने वाला पीढ़ी भी लड़ाई लड़ सके, कोर्ट जा सके। लेकिन नहीं, वहां पे लिखा हुआ है कि आप जो मुआवजा ले रहे हैं, आप जो पैसा ले रहे हैं, वो सहमति से ले रहे हैं। आगे चल के आप दावा नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। तो ये तो आप हमें गुलामी बना रहे हैं ना। हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि अगर हम आप मेरे पिताजी नहीं पढ़े थे, हम तो पढ़े। सीबीए एक्ट इंग्लिश में है, क्या मेरे पिताजी मेरे दादाजी पढ़ सकते थे? आरएनआर पॉलिसी इंग्लिश में है, क्या मेरे दादाजी मेरे पिताजी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़े उस समय, हम लोग ने पढ़ा। तो आज हमने भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए उनको भेजा है। आज 1 महीना हो गया, हमने भारत सरकार को, राज्य सरकार को, सबको भेजा है। करीबन 7 हम लोग ने 20-25 लड़के लोग जो हमारे गांव के ग्रामीण थे, सब लोगों ने, हम लोग ने भेजा है। क्या रिजल्ट आ रहा है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखा गया कि पिछले दिनों आप कटआउट को लेकर के आंदोलन करते दिखाई दिए, आपने अंचल का भी घेराव किया, क्या सहमति बनी, आंदोलन का क्या परिणाम निकला, क्या कोई नतीजा बाहर आया? हम लोग ने 105 दिन तक कट ऑफ डेट को आपको समझना होगा थोड़ा सा। अगर हम आपको नॉर्मल भाषा में समझाए तो जब जमीन अधिग्रहण हो जाती है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, तो एक सेक्शन 9 लगा दिया जाता है। ये कहीं है नहीं मेरे ख्याल से, ना सीसीएल में लागू होता है, ना टाटा में लागू होता है। लेकिन ये लागू होता है तो ये एनटीपीसी अपने आप में लागू करती है कि जिला प्रशासन कर रहा है, ये तो आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन कहती है कि सेक्शन 9 जब लग जाता है उसी को हम कट ऑफ डेट मानते हैं। तो 2008 और 7 में इसका भी उसने सेक्शन 9 लगाया है। ये पूरे चट्टी बरियातू का 7-8 में सेक्शन 9 लगा है। आप अगर केरेडाडी कोल खनन परियोजना की बात करें तो वहां भी 7-8 में सेक्शन 9 लगा है। आप अगर अपना पकरी बरवाडी कोल खनन का बात कीजिएगा, वहां पे भी सेक्शन 9 7-8 में लगा है। तो उसमें तो आप खनन नहीं कर पाए, तो खनन नहीं कर पाए, उसी समय हमारा उसमें कहता ये है कि कट ऑफ डेट का मतलब ये है कि उस समय आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो वयस्क होने चाहिए, मतलब 18 साल हो जाने चाहिए। अगर उसमें एक दिन भी डिले होगा तो आपको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी की लड़ाई है कि आपने 2007-8 में अगर आपने सब कुछ होल्ड कर रखा, मतलब ना जमीन का रेट आपने बढ़ने दिया, ना घर का रेट बढ़ने दिया, सब कुछ पैक कर दिया आपने, मतलब एक बक्से में बंद कर दिया कि जब मर्जी हमको तब इसको खोलेंगे और हम खनन शुरू कर देंगे। वही हो रहा है कि आपने जिला प्रशासन को अपने हाथ में रख के, तभी तो रघुवर दास की सरकार थी, गोली चली, सब कुछ अपने हाथ में रख लिया। गैरमजूरा जमीन जहां पे लोग खेती करते थे उसको लैंड बैंक में डाल दिया। तो फायदा किसको हुआ? आखिरकार एनटीपीसी को हुआ। अननेसेसरी फायदा तो इसी को हो रहा है। कोयला हमारे जमीन से जा रहा है, हमें नौकरी कितनी की मिलती है? 12,000 रुपए की। 105 दिनों तक हम लोगों ने आंदोलन किया कट ऑफ डेट को लेकर कि इसको चेंज किया जाए। चट्टी बरियातू में भी उसने रिवाइज किया है, 7-8 का था 22 किया हुआ है, केरेडाडी में भी 23 किया हुआ है। तो 16 का पकरी बरवाडी में क्यों? माइंस तो अभी भी आप वहां खोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 गांव के, ये 7 गांव, यहाँ पे 23 गांव, यहाँ पे कुछ 8 से 9 गांव उजड़ेंगे, केरेडाडी में 7 उजड़ेंगे और 27 गांव उजड़ेंगे पकरी बरवाडी में। अभी तक आपने कितने लोगों को कॉलोनी में बसाया है? सिर्फ और सिर्फ 2200 लोगों को। 3 पूरे प्रखंड का, मतलब आप हजारीबाग से आप अगर चतरा का सीमाना तक आ जाइए, पूरे गांव को उजाड़ना है इसको। आरएनआर कॉलोनी की हालत जाके देखिए, आइए कभी हम आपको दिखाते हैं ना। वहां पे स्कूल है, स्कूल के जहां पे स्कूल बना हुआ है उसमें सीआईएसएफ का कैंप चला रहे हैं आप, पुलिस रहती है वहां पे। तो फिर क्या अमित 2013 में RFCT LLR जो कानून बनाया गया वो कागजों पर ही सिमट करके रह गया, या फिर एनटीपीसी के लिए एक दूसरा कानून, दूसरा संविधान जो है इस देश में अलग से चलता है? देखिए, इसमें कहेंगे तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा हमने ये किया है कि आप अगर सीबीए एक्ट जहां पे लग जाता है, खनन तो इसने शुरू कर दिया, खनन अगर शुरू नहीं करता तो हम 2013 की बात करते। लेकिन जब आपके जमीन से कोयला निकल गया, बहुत सारे लोगों को विस्थापित कर दिया, तो उसी में 2013 लगाने की बात हो रही। तो ये तो कोर्ट का मैटर है। लेकिन इस पे भी कभी भी जिला प्रशासन भी कभी बैठा नहीं है इस पे बात करने के लिए, बैठना ही नहीं चाहता है कि क्या होना चाहिए। बात सही है, मंत्री जी का भी कहना सही है, बाकी लोगों का भी कहना सही है कि 2013 लगना चाहिए। तो लगना चाहिए कि जब कोई नया कानून आता है तो पुराना कानून लैप्स हो जाता है, ये एकदम मान्य है। लेकिन ये चीज का डिबेट का चीज है, मतलब बैठ के इस पे नेगोशिएशन किया जाना चाहिए कि हम रैयत हैं, जिला प्रशासन है और एडमिनिस्ट्रेशन है जो बैठेगा, एनटीपीसी का एडमिनिस्ट्रेशन, वो बैठ के इसको कराना चाहिए। करने में क्या होगा, आपको उसमें मुआवजा वही जो दे रहे हैं आप, उसमें बढ़िया मुआवजा मिलेगा लोगों को।
पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, सड़क मिलेगा, मुआवजा वही रेट देना है। आप पुराना रेट दे रहे हैं, लोग कोर्ट चले जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट जाने के लिए किसके पास पैसा है? कोर्ट आखिरकार हम कहाँ बताएंगे? जिला प्रशासन अगर नहीं सुन रहा है और अगर कोई नहीं सुन रहा तो हम कहाँ बताएंगे? तो कोर्ट जाना होगा। तो कोर्ट जाने के लिए क्या आम आदमी कोर्ट जा सकता है? आम आदमी की इतनी हैसियत है जो कोर्ट में जाएगा? 5-5 साल 10-10 साल केस चलेगा, तब तक लोग सब तो उजड़ जाएगा। तो कंपनियां जानबूझ करके जो है वो मामला खींचती हैं ताकि कोर्ट जाए और गरीब कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन ये कोर्ट में भी अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा, कोर्ट का हसल ऐसा है कि आप अगर कोई चीज अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया या कहा कि आप अपना बात रखिए, तो ये बात रखने में बहुत टाइम लगा देते हैं। अगर जैसे ये खुद कहते हैं कि जाओ ना कोर्ट यार, कोर्ट अगर जाओगे हमको 1 करोड़ रुपए बोलेगा हम दे देंगे, लेकिन कोर्ट में भी तो आप जाके अड़ंगा लगा देते हैं। हमारे पास आज पेपर नहीं है, तो आज मेरा ऑफिसर बीमार हो गया, तो आज मेरा ये हो गया, तो आज मेरा ये हो गया, ये पेपर छूट गया, ये पेपर नहीं है। आधा अधूरा आप जवाब देते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपके पास पेपर है क्या पहले वो तो हमको बताइए। हम भी आरटीआई लगा रहे हैं लगातार, लेकिन एक परियोजना का पेपर से आप 3 परियोजना चला रहे हैं। अभी आरटीआई में बहुत सारे पेपर अभी बाकी हैं, आ रहे हैं निकल के, लेकिन एक परियोजना के पेपर से आप 3 परियोजना चला रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो अनलीगल तो हो गया। आप एक परियोजना के लिए परमिशन लिए हैं, आप दूसरे परियोजना तीसरे परियोजना में वही अप्रूवल को आप नहीं लगा सकते ना, आपको फिर से करना होगा। क्या अगर हमने सिर्फ एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। एक आरटीआई हमने लगाया और उसका अगर आप बायोलॉजी आप पढ़िएगा, जो देता है 7 मंदिर पकरी बरवाडी में भी हैं, 7 मंदिर चट्टी बरियातू में भी हैं और 7 मंदिर केरेडाड़ी में भी हैं। तो भैया सर्वे क्या किया आपने? सर्वे तो आपको उसी समय कर लेना चाहिए था। एक यहाँ पे अगर बोलेंगे तो सामुदायिक भवन एक यहाँ पे भी है, एक वहां पे भी है, एक वहां पे भी है। तो आप चिपका रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आरटीआई जो आपने मांगा उसके अनुसार चट्टी बरियातू का जो खनन परियोजना है एनटीपीसी का, वो अवैध है। हाँ, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो वो अवैध है। आपको सारे प्रोसेस एक परियोजना के लिए अलग से करने हैं, दूसरे परियोजना के लिए अलग से करने हैं, तीसरे परियोजना के लिए अलग से करने हैं। तो सारी परियोजनाओं का आप अलग से करेंगे ना। एसआई रिपोर्ट कहता है कि आपको एनजीओ से सर्वे करवाना है। आपने चट्टी बरियातू का कब किया? आपने केरेडाड़ी का कब किया? आप तो सब जगह पे पकरी बरवाडी का दिखाते हैं। तो क्यों पकरी बरवाडी का क्यों दिखाते हैं आप? चट्टी बरियातू में आपको सर्वे करना था कि यहाँ पे कितने घर हैं और कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, कितना सरकारी भवन है, कितना स्कूल है, कितना तालाब है। आप तो सब पकरी बरवाडी का दिखाते हैं। तो अवैध तो हो गया ना। आपको सर्वे करना है, आपको मुआवजा इन लोगों के साथ बैठ के तय करना है कि घर का रेट क्या देना। कहाँ किया आपने? आज किसी भी आप चले जाइए, यहाँ पे रैयत है, उनसे सिर्फ पूछिए कि आपका घर नापने कौन आता है। आप भी भू रैयत है, कौन आता है? तो वही चीज हम ठीक है, हम तो बता देंगे आपको कि कौन आता है, लेकिन आप रैयतों से पूछिए कि आपका घर नापने कौन आता है। इनका घर नापने के लिए जाता है इसका एमडीओ, इसका ऋत्विक जाता है। जहां पे है केरेडाड़ी में बीजीआर है, यहाँ पे ऋत्विक है, वहां पे त्रिवेणी है। ये लोग घर नापते हैं। कायदे से घर बिल्डिंग डिपार्टमेंट को नापना है, उसका मेजरमेंट बिल्डिंग डिपार्टमेंट को देना है, उसका रेट उसका असेसमेंट बिल्डिंग डिपार्टमेंट को करना है। आप क्यों नापते हैं? एनटीपीसी किसी भी जाके पूछिए, आप रैंडम चले जाइए, आप पूछिए कि आपका घर किसने नापा। यहाँ पे भी जाएंगे तो सबके घरों में नंबर लगा हुआ है, सीबी करके चट्टी बरियातू करके आपको नंबर दिखेगा। उसको पूछिए कि आपका घर किसने नापा। वो बोलेगा कि बीजीआर वाला आया था और आपका ऋत्विक वाला आया था। तो ये तो गैर कानूनी है ना। उसने आरटीआई में खुद जवाब दिया है, कल ही जवाब मेरे पास आया है। हमने इसको सीधा नॉर्मल से पूछा था कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में जो घर की मापी है वो कौन करता है। उसने कहा कि हजारीबाग का बिल्डिंग डिपार्टमेंट करता है। प्रोसेस क्या है उसका? उसका प्रोसेस ये है कि हम रैयत को नोटिस करते हैं, रैयत को नोटिस करने के बाद हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट को नोटिस करते हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट आता है, असेसमेंट करता है, मापी करता है और हम उसको भेज देते हैं। हम सिर्फ उनको इतना करते हैं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो आता है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको हम गाड़ी उपलब्ध करवाते हैं, जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाते हैं। हमारा झारखंड बिना संसाधन का ही चल रहा है। उसके जो भी ऑफिसर आएंगे वो इनकी ही गाड़ी में आएंगे, तो काम किसका करेंगे? इसी का नहीं करेंगे। स्क्वाड करके लाया जाता है। तो यही स्थिति है। अच्छा, कंपनी को ये भी कहा गया है उस बायोलॉजी में, जो 2013 का एक्ट हो या फिर 1957 का एक्ट हो, उसमें से लिखा गया है कि जहां पर आप माइनिंग करेंगे
वहां के भू रैयतों को आपको विश्वास में लेना है, राइट वहां पर आपको ग्राम सभा करनी है। राइट। तो क्या जब ये चट्टी बरियातू माइंस की शुरुआत की जा रही थी तो एनटीपीसी के द्वारा क्या लोगों को विश्वास में लिया गया? क्या ग्राम सभा जो करनी थी वो ग्राम सभा तरीके से किया, या फिर जो आरोप लगता है कि ग्राम सभा भी ये फर्जी तरीके से करके जो है एक पेपर बना करके लोगों के बीच में बंट, क्या है? देखिए, ये जो माइंस ओपनिंग था उसमें हम यहाँ खुद थे। अच्छा, आप खुद खुद यहाँ मौजूद थे यहाँ पे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था, हम यहाँ पे मौजूद थे। उस समय भी माननीय मंत्री जी आंदोलन कर रहे थे, उसमें विधायक अंबा प्रसाद थी। उस समय भी चंद लोगों को अंदर लेके फीता काटा गया था और नारियल फोड़ा गया था। पूरे ग्रामीण नहीं थे, ग्रामीण को बाहर रख दिया गया था और बाकी कुछ लोग अंदर गए। तो ये इसका मोटिव ही वही है कि कुछ लोगों को उठा लो, कुछ लोगों को ले आओ अपने तरफ, आप माइनिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद तो आप, अभी जैसे माइनिंग नहीं खुला था तो लोग अंदर जा सकते थे, अब ये प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया। जैसे ही उसका माइंस खुल गया तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, कानूनी रूप से आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये स्थिति पैदा कर दी जाती है। ग्राम सभा में कंसर्न झारखंड आरएनआर पॉलिसी आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप एक रैयत के पास जाइए, उसको बोलिए कि आपको हमारा घर लेना है। आप कैसे खरीद बिक्री करते हैं? सीबी एक्ट वही कहता है कि आप खरीद बिक्री कैसे करते हैं। भैया तो जमीन में हमरा लेना, कतेम देवी, हाँ नेगोशिएशन होता है, हम इतना में देंगे, हम ये देंगे, लेकिन डिसाइड कौन करता है? ऊपर वाला बैठ के, जो एसी सेंट्रल एसी में बैठा है वो कहता है। तो सीबी एक्ट फिर क्यों है? अच्छा अमित, अगर यहाँ के नौजवान भू रैयत अगर आंदोलन करते हैं तो क्या उन्हें आंदोलन करने की वो स्वतंत्रता है, या फिर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जाता है, उनके बीच में एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है? आप लगातार यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या है? डर तो है। आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगा। मेरे ऊपर खुद 7 एफआईआर है, 7 एफआईआर है मेरे ऊपर। तो एफआईआर नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है, एफआईआर तो होगा। क्या लिखा जाता है एफआईआर में? सरकारी काम में बाधा, कोयला आप नहीं जाने दे रहे, सरकारी काम में बाधा। तो ये है स्थिति। डर तो है। आप, हम 7 केस लेके खड़ा हैं आपके साथ, लेकिन और लोग तो केस लेके नहीं खड़ा होगा। उसके माता पिता बोलेंगे एक केस हो जाएगा ना तो वो आपको गरियाने के लिए आ जाएगा। तो स्थिति है डर कि जो आदमी आगे आएगा उसके ऊपर केस लाद दो, फिर पीछे वाले सब अपने आप भाग जाएंगे। विडंबना ऐसी है, सोच लीजिए, हमने अपना जमीन दे दिया, सब कुछ दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, पूरा सब दे रहे हैं, नौकरी नहीं है। एनटीपीसी के अधिकारियों से बात कीजिएगा तो क्या कहते हैं? पैसा दे के खरीदे हैं। तो उसका फ्लैट हम लोग ले लेते हैं और बोलते हैं ना कि आप लोग आपका तोड़ेंगे फ्लैट, लेके देगा क्या वो? ये वर्डिंग है, मतलब ये बोलते हैं कि पैसा दे के खरीदे, मतलब खैरात में नहीं लिए हैं, इसका कहना है। हम लोग ने कुर्बानी दी है, जिस तरह से लोग शहीद होते हैं ना, अपने घरों को शहीद किया है, पैसा तो देना ही। हम कहाँ जाएंगे? ले लीजिए ना, फ्री में हम देने के लिए तैयार हैं। तो क्या झारखंड फिर से कुलगुलान मांग रहा है? बिरसा मुंडा जिस तरह से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े, विश्वम गुरु शिबू सोरेन लड़ाई लड़े, विनोद बिहारी महतो लड़ाई लड़े, निर्मल महतो लड़े, फिर क्या वो झारखंड की वह धरती एक उलगुलान मांग रहा है इस जल जंगल जमीन के लिए? क्या लगे? एकदम उलगुलान करना चाहिए और होना ही चाहिए। जिस तरह से भय का माहौल है, जहाँ पे कोयला है वहाँ पे पूरा भय बना दिया जाता है, पुलिस प्रशासन को लेकर आ जाया जाता है और पूरा एकदम काम किया जाता है बेरोक टोक। आप एमडीओ को इतना ताकत ये लोगों ने दे दिया है, क्योंकि एमडीओ कैश में भी कुछ बहुत सारा काम करती है, बहुत सारा हैंडल वो कैश में करती है। एनटीपीसी तो नहीं कर सकती है, लेकिन एमडीओ का खेला जो यहाँ पे है ना, वो कैश में चलता है। कैश में कहीं ना कहीं ये लोग गोल मटोल करके किसी भी तरह, कौन चेक करने वाला है इनको? कोयला जो निकल रहा है कौन चेक करता है इनको? क्या मापदंड है? अब कागजों पे तो मापदंड सही है। क्या अगर 500 हाइवा निकल रहा है तो क्या 500 हाइवा पूरा सब सही है? कौन चेक करेगा 500 हाइवा? आपको डीटीओ, आप यहाँ से इतने दिनों से हैं, आपको आरटीओ वाला कहीं दिखता है? डीटीओ वाला कहीं दिखता है? आज तक तो नहीं दिखा है। तो यही स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ही अनलीगल है, लेकिन एमडीओ के हिसाब से जो चलता है, कैसे मैनेज होता है एमडीओ कैसे मैनेज करता है? हम 3 लेटर लिख के दिए थाना में, मेरे वाले में लेटर में एक्शन नहीं होता है। हमें भी जान से मारने की धमकी मेरे गांव वालों ने ही दिया था, लिख के दिए हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर एनटीपीसी का अधिकारी अपने लेटर पैड में लिख के दे देगा ना, विद इन आवर एफआईआर हो जाएगा।
हमने सोचा था उस समय, जिस समय अंबा प्रसाद विधायक थी, तो उस समय लोग कहते थे कि अंबा प्रसाद का सरकार भी है और अंबा प्रसाद विधायक भी है, जिसके लिए कोई सुनता नहीं। अब तो चेंज हो गए, अब तो सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, केंद्र सरकार की महारत्न कंपनी है, लोग संसद भवन में उठा रहे हैं, लोग विधानसभा में उठा रहे हैं। हो कहाँ रहा है? घर तो हमारा टूट ही रहा है, रुका तो नहीं है। जो 600 रुपये मिलता था वो 600 रुपये स्क्वायर फीट घर का रेट मिल ही रहा है, कोयला निकल ही रहा है, जा रहा है, एफआईआर लोगों पर हो रहा है। जिस समय अंबा प्रसाद थी विधायक, उस समय मेरे पर 2 एफआईआर था। अभी इस कार्यकाल में 1 साल के अंदर में मेरे पास 4 या 5 एफआईआर हो गए। क्या रुका? हम तो कुछ अलग नहीं बोल, हम तो क्रिमिनल है नहीं। मेरे पर 107 है, हाफ मर्डर है मेरे पास, कि मैंने मारने की कोशिश किया, मैंने लोगों को उकसाया। तो आप किसका कैरियर खराब कर रहे हैं? हम लोगों का कैरियर खराब कर रहे हैं ना आप। तो देखिए, ये बड़कागांव विधानसभा में एनटीपीसी का जो खनन परियोजना चल रहा है, विभिन्न खनन परियोजना एनटीपीसी का है, उनके द्वारा जिन भू रैयतों से एनटीपीसी ने जमीन अधिग्रहण किया, आज वही भू रैयत जो है वो दहशत की माहौल में जिंदगी जीने को मजबूर है। ये युवा है अमित, इनके ऊपर 7 केस है, 107 तक लग गया है, जैसा कि ये बता रहे थे। प्रदूषण एक अलग मामला है, आपको यहाँ पर एक भी पेड़ पौधे हरे दिखाई नहीं देंगे। सभी पेड़ पौधों को आप देखिएगा तो वो आपको काला दिखाई देगा। डस्ट इतना बैठ गया है जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है। और जब यहाँ के भूरैयत नौजवान नौकरी की बात करते हैं तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि हमने यहाँ पर जमीन खैरात में नहीं लिया है, हमने खरीदा है। अब इस तानाशाही रवैये के खिलाफ अब जिस तरह से इस बड़कागांव विधानसभा के क्षेत्र में युवा जागरूक हो रहे हैं, एक बड़े आंदोलन की जो है वो चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं और धीरे धीरे आंदोलन का कारवा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बड़कागांव विधानसभा से संबंधित जो खबर है, ग्राउंड पर जाकर के हम इसी तरह से दिखाते रहेंगे, युवाओं से बातचीत करके हम आपको उनकी प्रतिक्रिया पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।